राज्य मंत्री तोखन साहू जी को, बिलासपुर से वो सांसद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए और मैं अनुरोध करूंगी कृपया वो मंच पर पधारें और उनके साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी पूजा सचदेवा। शुक्रिया आस्था। तोखन साहू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस मंच पर। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी हमारे बीच हैं और सेंटर में, केंद्र में प्रदेश का आप नेतृत्व कर रहे हैं। बिलासपुर से आप सांसद हैं। अरुण साहू भी बिलासपुर से सांसद रह चुके हैं। डबल इंजन की सरकार है और इतना सब कुछ मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि लोगों की उम्मीदें अब आपसे और ज्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल, मैं न्यूज़ 18 के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। सबको मेरी ओर से नमस्कार, राम राम। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार से इसका सीधा फायदा लोगों को मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस बात को चरितार्थ हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। अच्छा, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना कि आपको जब मंत्री पद के लिए कॉल आया था पीएम निवास से, तो आपको लगा कि प्रैंक हुआ है आपके साथ। ये प्रैंक कॉल था, आप मंदिर में कहीं पर थे और आपको लगा किसी ने मजाक किया आपके साथ। ये सच था क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। जब कॉल आया तो मैं मंदिर में था, छत्तीसगढ़ निवास के पास में ही, छत्तीसगढ़ भवन के पास में ही मंदिर है। मैं दर्शन करने गया था तो मेरे पास जब कॉल आया तो मुझे लगा कि सही में कोई मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं। कि सामने वाले बोले कि तोखन साहू बोल रहे हो? मैं बोला हाँ। तो सांसद जी आप एक काम करो, आप जल्दी पीएमओ निवास चले आओ। तो बोले कि अब किसी को बुलाना मत और किसी को लाना मत और किसी को बताना भी मत। तो मैं बोला कि कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं। फिर जल्दी जल्दी मैं दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मैं फिर उसी नंबर पर फिर कॉल किया कि एक बार और क्रॉस चेक किया कि वास्तव में मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको प्रधानमंत्री निवास आना है और किसी को लाना मत, अब तुम अकेले चले आओ और जो बात होगा, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आपको बताएंगे। अच्छा, और एक चीज और कहते हैं कि 2013 में जिनको आपने विधायकी में हराया था उनका दिया कुर्ता पजामा पहनकर गए थे शपथ लेने के लिए। इस बात में कितनी सच्चाई है? माननीय धर्मजीत सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत स्नेह करते हैं हमसे, हमें राम लक्ष्मण के रूप में जानते हैं हमारे क्षेत्र में लोग। एक्चुअली वो मेरे लिए 3 कुर्ता पजामा बनवाए थे और इस संयोग था, वो मुझे हर बार बोलते थे कि देखो तोखन तुम ही शपथ लोगे, ऐसा वो मुझे बोलते थे। अच्छा। तो मेरे पास जब कॉल आया तो मैं जाकर के तुरंत उस कपड़े को पहन लिया। क्या बात है। और ये संयोग था। हाँ। ये देखिए बिल्कुल संयोग था। वो किसी दूसरे होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन जब मेरे पास कॉल आया तो उस समय वो छत्तीसगढ़ भवन आ चुके थे। लेकिन चूंकि मुझे बोला गया था कि किसी को बताना नहीं है, तो मैं भैया को बताया नहीं, चुपचाप चले गया प्रधानमंत्री निवास। क्या बात है। लेकिन जब वहां से आया तो भैया के साथ ही मैं शपथ लेने के लिए गया, वो सामने बैठे थे। क्या बात है। अच्छा, अब आपके विभाग की बात करते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। इस समय शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी आपके पास है और क्योंकि मैंने जैसा पहले भी कहा कि आप पूरे देश में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कैसी छवि है अगर आप केंद्र की बात करते हैं शहरी विकास को लेकर? रोड मैप क्या है और छवि कैसी है छत्तीसगढ़ की? कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में काम करने का सौभाग्य प्राप्त होना, ये मैं समझता हूं कि मेरे अपने जीवन के लिए ये सबसे बड़ी बात है। मोदी जी की सरकार ने इस विकास की अवधारणा को लोगों के जीवन से जोड़ने का काम किए हैं। माननीय हमारे देश के बहुत ही यशस्वी नेता ने अंत्योदय की भावना को कहा कि समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का उदय होना चाहिए, तभी यह समाज आगे बढ़ेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन ने। तो मोदी जी की सरकार
और आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार ये अंत्योदय की कल्पना को साकार करने वाली सरकार है। आज आप देखेंगे कि हम केवल कहते नहीं, उस काम को करके भी दिखाते हैं। अंत्योदय की कल्पना को साकार करना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 81 करोड़ जनता के घर हर महीने मुफ्त में राशन भिजवाने की काम माननीय मोदी जी की सरकार करती है, विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है। हमने कहा कि हम प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करेंगे। पहले तो गरीबों की बहुत बात होती रही, गरीबी हटाने की बात होती रही, लेकिन वास्तव में गरीबी तब हटी जब मोदी जी की सरकार और विष्णुदेव जी की सरकार, भाजपा की सरकार आई तब। और क्योंकि दोनों सरकारों का आप जिक्र कर रहे हैं, केंद्र का भी और प्रदेश का भी, तो डबल इंजन की सरकार है जी। तो उम्मीदें तो डबल है ना लोगों की। इसीलिए बता रहा हूँ डबल इंजन की सरकार है। फायदा क्या हो रहा है? 18 से 23 के बीच में प्रधानमंत्री आवास किसी एक व्यक्ति को भी नहीं मिला था, रोक करके रख दिया गया था। लेकिन डबल इंजन की जब सरकार आई तो 18 लाख आवास लोगों के लिए स्वीकृत करा करके मुख्यमंत्री जी अपने निवास पर गए हैं। आज लोगों को आवास मिल रहा है, हर गरीब का लेकिन एक विपक्ष सपना कहता होता है घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही मैं हैं। बता रहा हूं, अपात्र लोग फायदा उठा रहे हैं, जो पात्र लोग हैं उन तक मैं बता रहा हूँ नहीं घोटाला पहुंच रहा। किसने किया, आवास कौन बना रहे हैं। देश की जनता बहुत अच्छी तरह जान रही है कि हमने प्रधानमंत्री आवास देकर के लोगों की सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। उस आवास पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम केवल आवास नहीं बनाएंगे, उस आवास पर शौचालय का भी निर्माण होगा, उस आवास पर बिजली की भी व्यवस्था होगी, हर गरीब सम्मान के साथ जीवन यापन करे, यह व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं तो प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि 18 से 23 के बीच में क्या क्या घोटाले नहीं हुए हैं। कोला घोटाला हुआ, रेत घोटाला हुआ, पीएससी जैसे संस्था को बदनाम करने का काम किया गया है। एक ही परिवार के 7-7 लोगों का पीएससी में सिलेक्शन हुआ है। महादेव सट्टेब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है। ये जो सभी घोटाले सर आप गिनवा रहे हैं ना, इनको लेकर विपक्ष का ये आरोप हमेशा रहता है सरकार पर कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, सीबीआई हो, ईडी हो, ईओडब्ल्यू, सब इनके इशारों पर काम कर रही है और सिर्फ विपक्ष के जो नेता है उन्हीं पर कार्रवाई होती है। इनके नेता वॉशिंग पाउडर से, डिटर्जेंट से धुल जाते हैं। जो भ्रष्टाचारी करेंगे, जो जनता की पैसा को लूटेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हमारी नीतियां हैं, वो जेल जाएंगे और भ्रष्टाचारी करने वाले इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार कोई भी करे, सत्ता में रहे 50 साल तक, 60 साल तक ये लोग सत्ता में रहे, तब क्या ईडी नहीं था? तब ये संस्थाएं नहीं थी। लेकिन ये केवल देश की संसाधनों को, जनता की पैसों को लूटने का काम करने का काम कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था। अच्छा सर, क्योंकि आप किसान मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो किसानों की बात मैं इस मंच से जरूर करना चाहूंगी। हर रोज हम खबरें पढ़ते हैं, किसान खाद की किल्लत से परेशान है और खाद देने का जो उद्देश्य है, टारगेट है खाद वितरण का, वो सरकार ने बढ़ा दिया है। लेकिन उसके बाद भी किसान परेशान है खाद की किल्लत से, खाद की गुणवत्ता को लेकर। देखिए, छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, किसान की बहुत बात होती है, किसानों के सम्मान की बात होती है, लेकिन वास्तव में किसानों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार किए हैं, डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया गया है। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से सभी किसान के खातों पर 6-6 हजार रुपया भेजने का काम, सीधे उनके खाते पर भेजने का काम ये मोदी जी की सरकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, तब एक ब्लॉक को इकाई माना जाता था। यदि एक ब्लॉक का फसल यदि खराब हुआ है तब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लोगों तक पहुंचता था, पहुंचता ही नहीं था। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम परेशानियों को दूर करते हुए कहा कि अब एक किसान को इकाई माना गया है और एक किसान का भी यदि फसल बर्बाद होता है तब उस किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उस किसान को मिलेगा। ऐसी व्यवस्था जिसे सीधा किसानों को उसका फायदा मिले। यदि फसल खड़ा है, यदि फसल खराब हो गया, यदि ब्यारा में यानी कोठार में आकर के भी खराब हो गया, तब भी किसानों को फसल बीमा का योजना का फायदा मिलता है। ये हमारी सरकार की व्यवस्था है। केंद्र के द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम किया गया। लेकिन खाद को लेकर मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। देखिए, हमारा स्पष्ट निर्देश है कि खाद हर सोसाइटी में उपलब्ध हो,
और जहाँ जहाँ शिकायतें आ रही हैं हम तुरंत उस पर कार्रवाई करा रहे हैं। और हम आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि किसान परेशान मत हो। हमारा पूरा ध्यान है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कि हर किसान को खाद बीज उपलब्ध होगा। जहां कोई दिक्कतें हैं, कोई समस्या आती है तो हम तुरंत संबंधित कलेक्टर को निर्देश देकर के वहां खाद उपलब्ध करा रहे हैं। और ये जो भू माफियाओं की समस्या से परेशान है, जमीनों पे कब्जा करके बैठे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भू माफियाओं के ऊपर जब कार्रवाइयां होती है तब दर्द किसको होता है? कौन जुड़े इनसे लोग? किसे दर्द होता है सर? भू माफियाओं के ऊपर जब कार्रवाइयां हो नाम रही, ले दीजिए सर, मंच है आपके लिए, आप बताइए किसे दर्द होता है, क्योंकि वो लोग तो कहते हैं जितने भी भ्रष्टाचारी हुए हैं वो सब जेल जा रहे हैं एक एक करके, कांग्रेस के सारे नेता। ये लोग भ्रष्टाचार में। सर देखिए, आज न्यूज 18 के मंच से आपको लाखों लोग सुन रहे हैं और लाइव आप कनेक्टेड हैं इस वक्त। मैं फिर से सवाल पूछती हूँ, क्योंकि देखिए विपक्ष, मैंने पहले भी, हमारे साथ मंत्री जी थे, उनसे भी ये सवाल पूछा था। विपक्ष ये कहता है कि सरकार का संरक्षण है तभी भू माफिया पनप रहे हैं, बिना संरक्षण के कुछ नहीं हो सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भू माफिया हो, चाहे किसी भी प्रकार की माफिया हो, कोल माफिया हो, रेत माफिया हो, शराब माफिया हो, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीतियां हैं। कोई भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं। ये डबल इंजन की सरकार है, ये मोदी और विष्णुदेव जी की सरकार है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम करती है जी। ये जो बुलडोजर एक्शन, हालांकि छत्तीसगढ़ में नहीं होता, लेकिन बुलडोजर एक्शन जहां पर भी होता है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, यदि कोई गलत करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाइयां होनी चाहिए, बुलडोजर एक्शन भी होनी चाहिए। यदि समाज के साथ कोई गलत करता है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? कानून व्यवस्था प्रदेश में कैसी है? देखिए, विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है और सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। बस्तर जो अशांत इलाका था, अब वहां पर भी माननीय गृह मंत्री जी ने उनके निर्देश पर जो काम हो रहा है कि मार्च 2026 तक यह हमारा पूरा देश नक्सल मुक्त देश होगा, नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। हमारा प्रदेश उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि नक्सलवाद का आपने जिक्र किया तो गृह मंत्री खुद ये कह चुके हैं कई बार कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा, सफाया हो जाएगा प्रदेश से। और लोन वराटू अभियान जो यहाँ पर चलाया जा रहा है, कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हम रोज खुद खबरें सुनाते हैं दर्शकों को कि कई नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। बहुत अच्छे तरीके से वो अभियान चल रहा है, हमारे जवान बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। चैलेंज कितना बड़ा लगता है, क्योंकि 2026 मार्च, थोड़े ही समय बाकी है, बहुत ज्यादा समय नहीं है इस अभियान, इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। कितना बड़ा चैलेंज लगता है और क्या लगता है कि क्या सच में वाकई पूरे तरीके से मार्च तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? देखिए, लगभग 3 दशक से हम लोग इस दर्द को छत्तीसगढ़ ने झेला है। इन 3 दशकों में छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ खोया है। नक्सल नहीं चाहते कि इस प्रदेश का, बस्तर का विकास हो, ये रोड़ा अटकाना चाहते हैं। हमारी सरकार, हमारे जवान पूरी ताकत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ। और नक्सली उन्मूलन की हमारी जो नीतियां भी है, उससे भी जो नक्सली हैं वो वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं। तो पूरी बहादुरी के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं। सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है और मार्च 2026 तक हमारा पूरा प्रदेश, पूरा देश नक्सल मुक्त देश होगा, प्रदेश होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। अब क्योंकि आप देखिए केंद्र का हिस्सा है, मंत्रिमंडल का आप हिस्सा है, मोदी जी के काम करने का तरीका कैसा है? बहुत करीब से आपने देखा होगा, किस तरीके से वो काम करते हैं? देखिए, मोदी जी से प्रेरणा लेकर के हम सब लोग काम करते हैं। आपने और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को काम ही पसंद है, काम में पारदर्शिता पसंद है। हम अपना काम पूरी पारदर्शिता के साथ करें, पूरी शक्ति के साथ करें और समय पर काम हो। और उनसे प्रेरणा लेकर के
हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथ ही हम सब लोग काम करते हैं, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी गुणवत्ता के साथ। गुणवत्ता पर भी कोई समझौता नहीं, यह स्पष्ट निर्देश होता है और समय पर काम हो, समयबद्ध काम हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश होता है। और पूरा मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी ऊर्जा के साथ हम सब लोग काम करते हैं। क्या बात है। और क्योंकि अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप केंद्र में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जब जिक्र होता है, जब छत्तीसगढ़ की बात होती है, क्या छवि जहन में आती है छत्तीसगढ़ को लेकर सेंटर में, जब आप मंत्रियों से बात करते हैं? छत्तीसगढ़ की छवि के बारे में आप बोल रहे हैं तो मुझे याद है 2000 के पहले जब इसी छत्तीसगढ़ की बात होती थी तो छत्तीसगढ़ में गरीबी है, छत्तीसगढ़ में भुखमरी है, छत्तीसगढ़ के लोग पलायन करते हैं, एक पिछड़ा राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की पहचान होता था। हम माननीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम नमन करना चाहेंगे कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ के सम्मान के लिए एक नया राज्य दिया। तब भी उस समय हमारी सरकार बनने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्वाभिमान के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, ये छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन राज्य निर्माण के बाद आज छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। 15 साल माननीय डॉक्टर रमन जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को कहां से कहां पहुंचाया। आप देखिए, फूड सिक्योरिटी बिल डॉक्टर रमन जी की सरकार में आई, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केंद्र सरकार को कि यदि पूर्ववर्ती केंद्र सरकार को कि यदि आप भी फूड सिक्योरिटी बिल लाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ की सरकार डॉक्टर रमन जी की सरकार से आप प्रेरणा लेकर के आइए, उनसे कुछ सीख करके आइए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। भूख मिटाने का काम डॉक्टर रमन जी की सरकार ने प्रारंभ किया। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना अद्भुत आज छत्तीसगढ़ और आगे बढ़े। सर, एक आखिरी के 2-3 रैपिड फायर सवाल पूछ रही हूँ, कौन सा छत्तीसगढ़ी व्यंजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है? छत्तीसगढ़ की मैं कढ़ी बहुत पसंद करता हूँ। कढ़ी जी, क्या बात है। अगर आप नेता नहीं होते तो क्या होते सर? नेता नहीं, अब मैं तो किसान बेटा हूँ, मैं तो किसान। क्या बात है, क्या बात है। किसान बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद, इस मंच पर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तोखन साहू जी हमारे बीच, जोरदार तालियां। धन्यवाद। तो